Welcome to this presentation on NFO of ICICI Prudential PSU Equity Fund। ICICI Prudential म्यूचुअल फंड ने ICICI Prudential PSU इक्विटी नाम के एक थीमेटिक फंड की NFO जारी किया हुआ है 23 अगस्त से 6 सितंबर तक, जो खुली रहेगी सब्सक्रिप्शन के लिए। तो इसके बारे में जानकारी करते हैं और चर्चा करते हैं कि थीमेटिक फंड का किन ग्राहकों के लिए, किन इन्वेस्टर के लिए ये उचित है या नहीं है, और अगर आपको निवेश करना है तो इसमें निवेश करने के पहले आपको क्या क्या सोचना है, और तभी उस सोचने के बाद ही निवेश करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. तो ये स्लाइड ऐसे निवेशकों के लिए है जिन्होंने म्यूचुअल फंड पहली बार में निवेश कर रहे हैं। यदि आप पहले से ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं तो आप ये 3-4-5 स्लाइड जो है स्किप कर सकते हैं। और क्योंकि कोई भी वीडियो कोई भी निवेशक पहली बार वाला निवेशक हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग निवेशक हो तो देख सकता है, उसके लिए ये कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे शेयर की गई है कि म्यूचुअल फंड क्या है। वो एक ट्रस्ट है जो इन्वेस्टर्स का पैसा, जो उसमें 4 एजेंट यहाँ पे दिखा है इस सर्किल में, तो इन्वेस्टर अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, पूलिंग करते हैं, वो फंड मैनेजर को देते हैं, फंड मैनेजर उनको सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करता है जो भी मैंडेट है उसके हिसाब से, और जो कानून है सेबी के कानून के दायरे के अंदर रह के, और सिक्योरिटी से वो रिटर्न जनरेट करता है, और रिटर्न जो वापस जो पास करते हैं इन्वेस्टर को। इस तरह से एक साइकिल म्यूचुअल फंड का चलता है। ये फंड मैनेज करता है, उसके लिए वो छोटा सा चार्ज जो है अभी जो उसकी जो लिमिट के अंदर में वो वसूल करते हैं फंड से। उसके अलावा जो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने से क्या फायदा मिलता है? फायदा मिलता है आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट का, क्योंकि जो फंड मैनेजर है ये प्रोफेशनल फुल टाइम उसी काम में लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको दूसरी नौकरी करना है और थोड़ा सा उसमें से समय निकाल के म्यूचुअल फंड में या बाजार में ध्यान देना है। ये फुल टाइम उसके साथ आपकी रिसर्च टीम होगी और बाकी पूरा सेटअप होगा। आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, क्योंकि आप मिनिमम जो निवेश 5,000 रुपए का करके बहुत सारे उसमें किसी भी फंड में निवेश करेंगे तो कम से कम 25 शेयर वहाँ पे होते हैं। उसके अलावा आपको लिक्विडिटी कन्वीनियंस मिलेगा, क्योंकि जो शेयर्स में जो बार बार सर्किट लग जाता है, कभी ऊपर का सर्किट लग गया आप खरीद नहीं पाएंगे, नीचे का सर्किट लग गया बेच नहीं पाएंगे, तो इसमें जो है म्यूचुअल फंड में इस तरह का होता नहीं है। और दूसरा कि आपको कन्वीनियंस है कि आपको ब्रोकर के पास जाना कोई जरूरी नहीं है, आप सीधे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं और आप घर बैठे परचेज कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है कि आप जो है बिना डीमैट अकाउंट के भी परचेज कर सकते हैं। दूसरा टैक्स इफिशिएंसी है। जब म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं लंबे समय के लिए, तो आपको जब तक वो पैसा नहीं चाहिए, जब तक आपका गोल नहीं पहुंच गया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जो भी है, तब तक आपको बेचने की कोई जरूरत नहीं है और तब तक आपका कोई टैक्स इंसिडेंस नहीं आएगा। अगर आप शेयर में निवेश करते हैं तो जैसे ही आप किसी शेयर में निवेश किया और वो अच्छा बढ़ गया और आगे लगता है कि और नहीं बढ़ेगा, तो आपको उसमें बेचना पड़ेगा, और जो भी उसमें ग्रोथ होगी उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन्स का लायबिलिटी आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में इस तरह की बात है नहीं। उसके अलावा जो है दूसरा जो है एलटीसी के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हैं ईएलएसएस में, तो उसको आपका एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलेगा उसमें निवेश के साथ। और ये थोड़ा ऐतिहासिक अगर जानकारी रखें, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो ये जस्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानने का थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। इन म्यूचुअल फंड की शुरुआत भारत में 1963 में हुई यूटीआई की स्थापना के साथ। पहला जो स्कीम आया था यूनिट 64 आया था। उसके बाद 87 से 93 के बीच में पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनमें यूएसबीआई म्यूचुअल फंड और अग्रणी हैं, और बाकी तो इनमें छोटे हैं अभी, तो इनकी जो है स्थापना हुई थी। इन्होंने अपने अपने म्यूचुअल फंड लॉन्च किए और उस पीरियड में 87 से 93 के बीच में 6,700 करोड़ से जो एयूएम 47,000 करोड़ तक ग्रोथ हुई। उसके बाद जो 93 में प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड आए, पहला जो है कोठारी पायनियर म्यूचुअल फंड आया था 93 में, जिसको जो बाद में अभी जो जिसका नाम है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहला यूटीआई था, फिर एसबीआई था, और ये पीएसयू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले में, प्राइवेट में फ्रैंकलिन था। और अम्फी 92 में सेबी आ गई। सेबी ने 96 में जो है रेगुलेशन बनाए म्यूचुअल फंड के लिए, और उसके बाद एक के बाद एक जो है रेगुलेशन बना के जो मार्केट जो है काफी जो अच्छा हो चुका है अभी तक। ये ग्रोथ हुई म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट में। जैसे आपने देखा कि 93 में जो है 47,000 करोड़
तक बढ़ा था, और अभी जो है जुलाई एंड तक ये 37,74,हजार करोड़ तक बढ़ चुका है एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड में ये आप देख रहे हैं इधर कोने में एक लगा हुआ है चार्ट। पहले जो वैरायटी होती थी ओपन एंडेड, उसके पहले क्लोज एंडेड फंड होते थे, फिर ओपन एंडेड फंड आ गए, और उनमें बहुत वैरायटी के फंड होते हैं, उनके कुछ भी अनाप शनाप नाम होते थे। उनको ऐसे निवेशकों को गुमराह होने से बचाने के लिए सेबी ने कैटेगराइजेशन की शुरू के लिए एक सर्कुलर जारी किया 6 अक्टूबर 2017 में, जिसके अनुसार इक्विटी स्कीम को, जो सारी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था इक्विटी, दूसरी डेट, हाइब्रिड और सोल्यूशन ओरिएंटेड और अदर स्कीम। तो इक्विटी में 11 कैटेगरी है, पहले 10 थी, बाद में एक जो है 2020 में ऐड हुई, वो थी फ्लेक्सी कैप। और जो फंड की अभी आप चर्चा कर रहे हैं एनएफओ की, वो आता है सेक्टोरल और थीमेटिक फंड। बेसिकली थीमेटिक फंड है वो, क्योंकि थीम है पीएसयू और उसमें अलग अलग सेक्टर में वो निवेश कर सकते हैं, मगर इट विल बी बेसिक उसका क्राइटेरिया वो पीएसयू फंड होगा। थीमेटिक फंड, ये जो अलग अलग फंड वैरायटी 11 हैं उनमें क्या किस तरह का होता है दिया हुआ है। थीमेटिक सेक्टरल फंड में क्या होना है कि आपको एक, अगर सेक्टर फंड है तो आपको बताना है किस सेक्टर में निवेश करना है, और थीमेटिक है तो कौन सी थीम में निवेश करना है बताना है। और उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 80% जो निवेश है टोटल एसेट का, वो उसी पर्टिकुलर सेक्टर या थीम में करना है। इसी तरह का इसमें जो पीएसयू में 80% निवेश पीएसयू इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में इस फंड को करना है। और अभी आप जाएंगे कि क्योंकि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की ये स्कीम लॉन्च की हुई है, तो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड बाकी जो हिंदुस्तान में आज की तारीख में 43 म्यूचुअल फंड है उनमें किस तरह का है, एक बहुत बड़ा जो वन ऑफ द वेरी बिग म्यूचुअल फंड ये है। दूसरे नंबर पे इसका एयूएम है। पहले नंबर पे है आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड 6,47,हजार करोड़, और दूसरे नंबर पे 4,65,हजार करोड़ में आईसीआईसीआई तो बहुत बड़ा है। तो उस तरह से आपको कुछ चिंता करने की बात नहीं है फंड हाउस की तरफ से। दूसरा आप देखेंगे कि जो आपके जो पीयर ग्रुप है, जो आपके जैसे निवेशक हैं, वो अपना पैसा कहाँ निवेश कर रहे हैं आज के समय में, उसका जानकारी यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि जो जुलाई महीने में जो निवेश हुआ है उसमें सेक्टोरल एक्चुअली एक और थीमेटिक कैटेगरी में 118 स्कीम थी, और ये 1,24,00,000 फोलियो, 3,156 करोड़ आया पैसा, और 2,940 करोड़ जो है उसमें रिडम्पशन हुआ, 215 करोड़ नेट निवेश हुआ, और एंड ऑफ द जुलाई के बाद में 1,48,000 करोड़ रुपया जो है निवेश है सेक्टोरल थीमेटिक फंड के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और अभी आप स्कीम के बारे में बेसिक चर्चा करेंगे तो पीएसयू में का मतलब हो गया, पीएसयू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर भी हो सकती है, और उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकती है, एंटरप्राइज हो सकती है, और या फिर ये स्टेट लेवल हो सकती है, और इसमें ज्वाइंट सेक्टर की जो है कुछ स्टेट और सेंटर की ज्वाइंट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर है, वो भी इनके स्कोप में पब्लिक सेक्टर में आएंगे। तो ये इस बारे में ये जो इनकी टारगेट ग्रुप है जिसमें ये के लिए ये फंड जो है लॉन्च किया गया है। उसके अलावा जो है वैरायटी ऑफ सेक्टर में मिलेंगी, फर्टिलाइजर में होंगे, टेलीकॉम, आईटी, पावर, डिफेंस, फाइनेंशियल सर्विस, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, मेटल, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, सभी सेक्टर में मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए सेक्टोरल नहीं है, थीमेटिक फंड है। इनमें खास बात क्या, सेक्टोरल पीएसयू स्पेस में आपको क्या खास बात मिलती है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इन कंपनियों के लिए कम रहती है, कि सोवरेन गारंटी नहीं होती, लेकिन लगता है कि सरकार की पीएसयू है उसमें, और रिस्क एलिमेंट भी कम होता है। इस प्रकार के शेयरों में डूबने का खतरा और बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं होती। अनरिलेटेड बिजनेस में जाने का चांस नहीं, नॉर्मली जो इनका कोर्स ऑफ बिजनेस डिफाइंड रहता है, और टैक्स एडवांटेज जो इनको जो मिलता है इसमें कि जो हाई डिविडेंड देते हैं, और इस प्रकार से जो है पीएसयू शेयर की जो खास उनको जो बाजार में मिलती है। आज की तारीख में जो इस फंड को लॉन्च करने की विशेष वजह ये है कि ये पीएसयू स्टॉक्स आज की तारीख में अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, और ये ऑलमोस्ट सभी समय में हाई डिविडेंड यील्ड जो है इनमें मिलती है। और इसके लिए पीएसयू इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लिया जाएगा, और उसको लॉन्च करने के पहले फंड हाउस ने वो किया हुआ है। हम बीएसई पीएसयू इंडेक्स का प्राइस अर्निंग और प्राइस टू बुक देखते हैं यहाँ पे।
तो एवरेज जो है 14.5 है प्राइस पी रेशियो पीएसयू बीएसई पीएसयू इंडेक्स का, और जो अभी जो है 7 के आसपास है, जो एवरेज 14.5, तो इसका मतलब अभी जो है सस्ते हैं। जून 22 की बात है ये, जून 22 में 7 का था प्राइस टू अर्निंग पीएसयू इंडेक्स का बात हो रही है यहाँ पे, और प्राइस टू बुक जो है 1.1 था। तो दोनों लेवल पे किसी क्राइटेरिया प्राइस ऑफ अर्निंग का लीजिए या प्राइस टू बुक का लीजिए, दोनों के हिसाब से जो है पीएसयू शेयर, सभी पीएसयू बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो, सभी के शेयर जो है सस्ते थे। और डिविडेंड यील्ड जो है वो एवरेज 2.6 की बजाय जून के एंड में 4.7% थी। तो ये सब पैरामीटर आज की तारीख में फेवरेबल है पीएसयू फंड लॉन्च करने के लिए और पीएसयू फंड में निवेश करने के लिए। लेकिन सेक्टर थीमेटिक फंड या सेक्टरल फंड में निवेश करने के पहले आपको उसमें जो प्रिकॉशंस आपको लेनी है वो आपको जरूरी है, हर समय ध्यान में रखना है। तो दूसरा, पीएसयू बैंक का रिटर्न ऑन एसेट इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट कॉस्ट घट रही है, ये उसके शेयर ऑफ पीएसयू इन टॉप 100 कंपनी एज पर मार्केट कैप 8.6%, और नॉन पीएसयू बाकी 91% है। ये है, हो गया आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के हिसाब से देखते हैं, तो पीएसयू स्टॉक का टॉप 100 में जो शेयर है वो 34% है और नॉन पीएसयू का 65% है। तो पीएसयू बहुत अच्छा पैसा कमा रही है, लेकिन उनका मार्केट कैप में नहीं मिलता। तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो मार्केट कैप है आपका 8.6% है, अगर सिमिलर वैल्यूएशन भी नहीं हुआ, आधा भी वैल्यूएशन हुआ, तो अभी भी इसमें काफी ग्रोथ की गुंजाइश मिलती है। 31 मार्च 12 को एज पर पैट few PSU are among the one which form part of top company as per profitability but not as per market cap, as per PAT, as per PAT। तो टॉप 100 में आनी चाहिए थी 30 कंपनियां, और अभी मार्च 22 में 29 आनी चाहिए थी, मगर मार्केट कैप के हिसाब से उस समय 30 में एक ही नहीं थी। लेकिन अभी मार्च 22 आते आते जो है काफी सारी कंपनियों का वैल्यूएशन घट गया और इसमें 13 ही बची, बाकी बाहर निकल गई। ये आपकी समय समय में परफॉर्मेंस दिया हुआ पीएसयू इंडेक्स जब रिटर्न जनरेट करती है अच्छे, तो 2001 से 2011 का जो पीरियड रहा, पीएसयू इंडेक्स ने उस समय 11 गुना रिटर्न जनरेट किया वर्सेस निफ्टी का 5.7। तो ऐसे मार्केट में ही आपका जो थीमेटिक है, इस तरह के जो फंड आते हैं, एक पर्टिकुलर मार्केट साइकिल होता है, तो उस समय इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं 2001 जनवरी से लगा के जो है जो जनवरी 2008 तक ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पीएसयू सभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और उसके मुकाबले जो निफ्टी का जो नीचे दिया हुआ है वो काफी कम था, और उसके बाद वापस भी ये बढ़ गया। निफ्टी जब नहीं बढ़ा था 11 तक का 10 साल का जो परफॉर्मेंस इस डिकेड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जब यहाँ पे जैसा बताया हुआ है कि पीएसयू इंडेक्स ने 11 गुना रिटर्न दिया जबकि निफ्टी ने 5.7 टाइम्स दिया ये 10 साल में। अगले 10 साल में क्या देखते हैं कि वो जो पूरा सीन जो रिवर्स हो गया। तो थेमेटिक या सेक्टोरल फंड में यही है कि अगर आपने निवेश किया इस समय में तो आपने बहुत अच्छा रिटर्न कमाया डाइवर्सिफाइड फंड के मुकाबले में। लेकिन यदि इस 10 साल में किया तो आपने जो है, यहाँ पे क्या है, निफ्टी 50 का रिटर्न जो है 2.6 टाइम्स है और पीएसयू का -21%। तो यहाँ पे आपका पैसा घट गया, यहाँ 2.6 गुना हो गया निफ्टी वालों का डाइवर्सिफाइड में, और इसमें घट गया। तो बेसिक जो जानकारी साथ में रखनी है कि जब आप सेक्टर थीमेटिक में देख रहे हैं तो ये वेव का ध्यान रखना है कि आप जा कहाँ रहे, बाजार कहाँ जा रहे, तो उसमें निकलना पड़ता है आपको। यू कैन नॉट इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, उस तरह का नहीं है, टाइमिंग वाला हिसाब किताब यहाँ पे है। अभी ऐसा लगता है कि 2021 के बाद पीएसयू आउट परफॉर्मेंस वापस शुरू हुई। जनवरी 21 के बाद ये देखिए गैप इसमें बढ़ता जा रहा है, जो अभी 59% रिटर्न है निफ्टी का, जबकि 25% है 21 से लगा के अभी तक का 1.5 साल का। और दूसरा आप देखते हैं इलेक्शन के बारे में, यह बोलते हैं हिस्टोरिकली इन रन अप टू इलेक्शन पीएसयू टेंड टू परफॉर्म वेल ऑन ऑप्टिमिज्म अराउंड रिफॉर्म्स, पीएसयू को डू वेल नेक्स्ट 2 इयर्स गिवन प्री इलेक्शन पीरियड। ऐसा 2024 में जब इलेक्शन होगा तो तब तक ऐसा उम्मीद है। ये उतना पहले वाला जो है वो ज्यादा कन्विंसिंग ग्राफ थे। बाकी इस पर्टिकुलर फंड के बारे में ये पीएसयू थीम अपीयर लुक्रेटिव गिवन द मार्केट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी अभी उतनी नहीं है, बट पीएसयू के वैल्यूएशन के बारे में जरूर
बहुत अच्छा है। वैल्यूएशन और डिविडेंड यील्ड दोनों भी अट्रैक्टिव है। सेक्टर विद पीएसयू डोमिनेंस आर एक्सपीरियंसिंग टर्नअराउंड, इसमें खास है पब्लिक सेक्टर बैंक। डिफेंस में तो ऑलरेडी हो ही चुका है। एनर्जी में थोड़ा टर्नअराउंड काफी कुछ हो रहा है, क्योंकि जो कोल इंडिया और या एनटीपीसी वगैरह जैसे शेयर थे वो बहुत दिनों से नहीं चल रहे थे, अभी वो भी चलने शुरू हो गए हैं। डिविडेंड पे आउट भी मिल रहा है इसमें, और रिस्क लो है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनका कम रहता है दूसरी कंपनियों के मुकाबले जो प्राइवेट कंपनियां हैं। और ये जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड कपल्ड विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड इज रिकमेंडेड इन करंट वोलेटाइल। डिविडेंड यील्ड फंड तो एक अलग वैरायटी है। पीएसयू इक्विटी फंड जो पीएसयू का फायदा उठाने के लिए है, डिविडेंड यील्ड हाई डिविडेंड यील्ड में निवेश करने का रास्ता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। अभी पीएसयू इंडेक्स जो फॉर्म है S&P BSE PSU इंडेक्स, उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का वेटेज 32% है, और यही इनका जो टारगेट सेगमेंट होगा जहां से इनको अपना जो भी 80% निवेश करना है। यूटिलिटी का 26% है, एनर्जी 21% है, एरोस्पेस डिफेंस लॉजिस्टिक रेलवे फाइनेंस स्टील मेटल माइनिंग मिनरल, और उनमें कंपनी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 24% है, पावर ग्रिड 10, इस तरह से ये पूरा दिया हुआ है। एक जो खास चीज है ये इसके बारे में, जो ये यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे बोलते हैं रिस्क रिटर्न का जो एक ग्राफ दिया जाता है, तो रिस्क तो सेक्टोरल फंड में वेरी हाई है, और रिटर्न जो है वो भी हाई होगा। मगर ये वाला फालासी थोड़ा सा है, क्योंकि रिटर्न हाई होगा मगर वो सब समय अगर आप निवेशित रहेंगे तो हाई नहीं होगा, क्योंकि जो डाउन टर्न आता है एक पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ समय में ये आपको टाइमिंग करना पड़ेगा। अगर आप टाइमिंग ठीक से कर पाएंगे तो आपका रिस्क हाई और रिटर्न हाई जरूर हो जाएगा, मगर टाइमिंग सही नहीं कर पाएंगे तो रिस्क तो हाई हो जाएगा लेकिन रिटर्न हाई नहीं होगा। ये सेक्टोरल फंड में चीज जो है, जो इस ये डायग्राम या इस पिक्टोग्राफी का रिप्रेजेंटेशन में ये चीज नहीं बताई गई। तो इन्वेस्टर, यदि आप नए इन्वेस्टर हैं और पहली बार है, तब आप इसमें निवेश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपको जानना वही है वेव कब तक चलेगी और कब जो है वो टर्न हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और सेक्टर फंड जो है स्पेसिफिक एंड फोकस्ड है कंपेयर टू डाइवर्सिफाइड इक्विटी। फॉर एग्जांपल सेक्टर फंड विल टिपिकली फोकस जस्ट वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और यहाँ पे इन केस में थीम है। और जैसे आपने पहले देखा होगा कि 2001-99 वगैरह में आईटी फंड से बहुत सारा रिटर्न दिया था, 2007-8 में इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बीच में बैंकिंग, इस तरह से तरह तरह में थीम जो आती रहती है और वो अच्छा रिटर्न दे जाती है। यहाँ पे भी इसी तरह से फंड को जो बाई डेफिनेशन 80% तक जो है पीएसयू स्टॉक में ही निवेश करना है, इनको 20% वो अपने हिसाब से और कहीं भी निवेश कर सकते हैं। जो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो उसका दिया हुआ है 100 से 80% असेट ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीएसयू में करना है। उसके अलावा जो 0 to 20% है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो इक्विटी अदर इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं, यूनिटी ऑफ डेट में कर सकते हैं, मनी मार्केट में कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर में कर सकते हैं, और 10% तक जो है यूनिटी ऑफ रीड इन्वेट में कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। बाकी 20% के लिए, 80% के लिए यही है, 100 भी जा सकते हैं इसी में, ये नॉर्मल इनका रहेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे scheme is open-ended thematic equity fund predominantly equity of PSU, and PSU किसको बोलेंगे, इसमें 51% हेल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। एक और बात है जो विनिवेश की बात हो रही है, उसमें जो इनका जो टारगेट कंपनियां हैं, अगर गवर्नमेंट किसी को डिसइन्वेस्ट कर देती है और वहाँ पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% से नीचे रहती है, तो पीएसयू नहीं रहेगी, उसमें ये लोग निवेश नहीं कर पाएंगे। और इसमें दूसरी बात जो आप स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप वाला हिसाब किताब कुछ नहीं है, मार्केट कैप का कोई इसमें हिसाब किताब है नहीं। और ये बाकी जो है कहाँ बेंचमार्क है S&P BSE PSU टोटल रिटर्न इंडेक्स, फंड मैनेजर है, एंट्री लोड नील है। देखिए खास बात जो यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, एग्जिट लोड इवन फॉर NFO एग्जिट लोड 1% of applicable NAV if amount sought to be redeemed or switched out is invested for a period of 1 month from, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जगह देखते हैं ये 1 ईयर होता है, तो इसमें टाइमिंग का हिसाब किताब रहता है, तो इसलिए इसमें जो है पीरियड ये 1 मंथ ही दिया हुआ है।
और दूसरी यहाँ पे क्या है कि इनकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन पॉसिबल है नहीं। जैसे हम दूसरे मिड कैप फंड या दूसरे फंड की कंपेयर करते हैं, तो क्योंकि सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड, सभी फंड अलग अलग कुछ ना कुछ उनकी मैंडेट में और स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में जो फंड मैनेजर को मैंडेट दिया हुआ रहता है, तो वो अलग अलग होता है, तो उनको कंपेयर करना पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे जो जिस तरह से हम बाकी वीडियो में जो मिड कैप फंड में फॉर एग्जांपल हमने ये कंपेरिजन किया था, उस तरह का कंपेरिजन कर नहीं सकते। दूसरी क्या, सेक्टरल थीमेटिक कैटेगरी में ऑलरेडी 118 फंड हैं और अभी बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं, तो वो नंबर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप जो है उसको तुलना करने के लिए आपको सिर्फ बेंचमार्क से तुलना कर सकते हैं कि बेंचमार्क से कितना आपको एक्सेस रिटर्न अल्फा बना के दे दिया या नहीं दिया। तो ये जानकारी था फंड के बारे में, जो है रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान जो भी रहता है, और ग्रोथ डिविडेंड ऑप्शन है 5000, 1000 एनी अमाउंट। एग्जिट लोड नॉट एप्लीकेबल, एग्जिट लोड लेस देन 1 मंथ में 1% होगा, मोर देन 1 मंथ में कोई एग्जिट लोड नहीं है। और ये निवेश करना है तो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर को संपर्क करें, ईमेल दिया हुआ है। और वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपको पसंद आया तो आप यूट्यूब में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।